भारत के साथ मल्टीलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज को करने के लिए ऑस्ट्रेलिया से लेके यूरोपियन नेशन में अभी लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। प्रेडेटर ड्रोन के बाद अभी भारत को एक और यूएस ओरिजिन ड्रोन और इजरायली हेरॉन ड्रोन भी मिलने वाले हैं। जम्मू एंड कश्मीर के कुछ हिस्सों पर अभी पाकिस्तान की कब्जा कराने के लिए चाइना कोशिश करने वाला है और वो खुद भी अभी चुशुल और दौलत बेग ओल्डी के ऊपर कब्जा करने की इरादे में है। और अंत में क्या आर्मेनिया अभी अपनी हार की वजह भारत की स्वाति रडार को बता रहा है? क्या जंग में स्वाति रडार की खराब परफॉर्मेंस की वजह से आर्मेनिया को हार का सामना करना पड़ा था? और क्या आर्मेनिया अभी भारत को इसके पैसे को वापस देने के लिए डिमांड कर रहा है? ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट आर्मेनिया, अजरबैजान और भारत को लेकर। वैसे आप सब जानते हैं कि हाल ही में ही दोनों के बीच लड़ाई चल रही थी और इसमें आर्मेनिया हार गया था। अब इसमें हमारा कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है, लेकिन कल या परसों मुझे एक तरीके के ट्वीट बार बार भेजे जा रहे थे जहां पर यह बताया जा रहा था कि आर्मेनिया अभी भारत के ऊपर पुअर क्वालिटी के वेपन को सप्लाई करने का आरोप लगा रही है और एक तरीके से अपनी हार की जिम्मेदारी भी भारत को ठहरा रही है। अब सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ऐसी कोई भी अपडेट ऑफिशियली आर्मेनिया की तरफ से नहीं दिया गया है। ये सब अभी सोशल मीडिया में जैसे कि ट्विटर, फेसबुक या फिर यूट्यूब में चल रहा है और कुछ सोशल मीडिया अकाउंट जिनकी वजह से इंग्लिश को बार बार शर्मिंदा होना पड़ता है, वो ये खबर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आर्मेनिया ने भारत से हाल ही में $40 मिलियन में स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार को खरीदा था और इनकी पुअर परफॉर्मेंस की वजह से आर्मेनिया को अभी हार का सामना करना पड़ा है, जिस वजह से वो अभी भारत से $40 मिलियन की रिफंड करने की बात कर रहे हैं। और कुछ मंदबुद्धि लोग ये भी क्लेम कर रहे हैं कि इससे भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को काफी बड़ा नुकसान होने वाला है। अब ऐसे क्लेम वही लोग करते हैं जिनको पहले तो स्वाति रडार सिस्टम के बारे में कुछ अता पता नहीं होता है और ऊपर से भारत के खिलाफ बयानबाजी करने के कीड़े इनके पेट में उछलते रहते हैं। इसीलिए वो लोग सोशल मीडिया में ऐसे शर्मिंदगी भरी हरकत करते रहते हैं जिसको देखने के बाद शर्मिंदापन भी खुद शर्मिंदा होने पे मजबूर हो जाता है। मेरी बात मानो, काला फिनाइल 2 चम्मच सुबह और शाम ग्रीन टी के साथ लिया करो, पेट के सारे कीड़े मर जाएंगे। अब स्वाति रडार की बात करें तो एक वेपन लोकेटिंग रडार है जो कि आर्टिलरी या मोटार फायरिंग की लोकेशन को ट्रैक करने में मदद कर सकता है और इसको दुश्मन की फायरिंग पोजीशन का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि हम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ दुश्मन के ऊपर फायरिंग कर सके। हम यहाँ पर डिटेल में स्वाति रडार सिस्टम के बारे में नहीं जाएंगे, लेकिन ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो मान लीजिए कहीं दूर हमारे ऊपर दुश्मन की आर्टिलरी गन फायरिंग कर रहे हैं। अब ऐसे में ये रडार हमको दुश्मन की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता दे सकता है, जिस वजह से हमारे आर्टिलरी गन एक ही बार में दुश्मन की आर्टिलरी लोकेशन पर फायरिंग कर सकते हैं। अब इसकी रेंज 50 किलोमीटर यानी कि 50 किलोमीटर की दायरे के अंदर कहीं से भी हमारे ऊपर आर्टिलरी या मोटार फायर होता है तो ये उस लोकेशन का पता लगा सकता है, जिससे हमें दुश्मन की वेपन की लोकेशन का पता लग जाएगा और इसी वजह से इसको वेपन लोकेटिंग रडार कहा जाता है। अब जहां तक आर्मेनिया की बात रही तो हाल ही में ही भारत और आर्मेनिया के बीच 4 स्वाति रडार सिस्टम को लेकर एक डील को साइन किया गया था, जो कि शायद 5 महीने पहले की बात है और भारत की तरफ से अभी बस एक ही स्वाति रडार सिस्टम को आर्मेनिया को डिलीवर किया गया था। अब इनको अभी ऑपरेट करने के लिए भी आर्मेनिया के ट्रूप्स को ट्रेनिंग नहीं दिया गया है और ना ही आर्मेनिया अभी इसको इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते और ये बात हर कोई जानता है कि किसी भी नए मिलिट्री सिस्टम को लाते ही ऐसे ऑपरेशन नहीं किया जाता है। दूसरी बात ये कि आर्मेनिया को इस लड़ाई में जो नुकसान हुआ था या आर्मेनिया की तरफ से इस लड़ाई में जितने भी वेपन का इस्तेमाल किया गया था उस लिस्ट में स्वाति रडार सिस्टम का नाम नहीं था, यानी कि आर्मेनिया की तरफ से इसका इस्तेमाल नहीं किया गया था। और वैसे भी इस लड़ाई के दौरान आर्मेनिया को कई बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ होगा और तुम लोग यहाँ पे $40 मिलियन की बात कर रहे हो, जिनकी 20% डिलीवरी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इतने का यहाँ पे अंबानी भाई का बेटा चाय पी के मुंह दिया करता है। वैसे आर्मेनिया को जो नुकसान हुआ था उसकी मेन वजह यहाँ पे अजरबैजान के ड्रोन थे और स्वाति रडार सिस्टम कोई एंटी ड्रोन सिस्टम या ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम नहीं है, लेकिन जो लोग अभी इसको लेके फेक आर्टिकल या पोस्ट को कर रहे हैं उनके लिए स्वाति रडार सिस्टम काफ़ी खतरनाक साबित होने वाला है, क्योंकि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई होती है और पाकिस्तान की तरफ से भारत के ऊपर मोटार या आर्टिलरी फायरिंग की जाती है, जो कि वो रेगुलर करते हैं, तो हमें उनकी लोकेशन का पता लगाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। और अभी भी इसको LOC में डिप्लॉय करके रखा गया है, लेकिन आपने घबराना नहीं है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। आप सब जानते हैं कि इंडियन नेवी की तरफ से अभी रेगुलर बेसिस पर अलग अलग देशों की नेवी के साथ जॉइंट नेवल एक्सरसाइज को किया जा रहा है, जिसमें कुछ बायलैटरल लेवल के एक्सरसाइज होते हैं और कुछ ट्राइलैटरल और कुछ मल्टीलैटरल लेवल के एक्सरसाइज होते हैं। कुछ ही दिन पहले ही भारत की तरफ से मैलवेयर एक्सरसाइज को किया गया था,
उसी बीच अंडमान सी के पास सिम्बेक्स 2020 जो कि भारत और सिंगापुर के बीच हुआ था और सिटमेक्स 20 जो कि भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच कंडक्ट किया गया था। अभी भारत 2 नए ट्राइलेटरल एक्सरसाइज को शुरू करने का प्लान कर रही, जिसमें सबसे पहले तो भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया के बीच एक एक्सरसाइज होने वाली है, लेकिन दूसरा जो एक्सरसाइज है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली बायलैटरल एक्सरसाइज ऑस्टिन डेक्स है, लेकिन अभी फ्रांस इसमें शामिल होना चाहता है। ऑफिशियल्स का कहना है कि अभी भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक नई जॉइंट एक्सरसाइज को करने के लिए बातचीत किया जा रहा है, लेकिन ऑस्टिन डेक्स एक्सरसाइज में फ्रांस को शामिल करने में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब ये सभी इंडियन ओशन रीजन में चाइनीज प्रेजेंस को चेक करने के लिए किया जा रहा है और वक्त के साथ साथ भारत सभी मेजर पावर के साथ बेहतर कोऑपरेशन को बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली नेवल एक्सरसाइज के बारे में इसी साल फरवरी में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे पहले प्रपोजल दिया गया था, जबकि फरवरी में फ्रांस और भारत की नेवी ने सबसे पहले इंडियन ओशन रीजन में ज्वाइंट पेट्रोल को शुरू किया था, जिसके बाद फ्रांस अभी भारत के साथ ट्राइलेटरल और मल्टीलेटरल एक्सरसाइज में शामिल होना चाहता है। और अभी फ्रांस की तरफ से नेवी की इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर में अपने एक ऑफिसर को भी डिप्लॉय करके रखा गया है, जिसको मेनली इंडियन ओशन रीजन में मैरीटाइम डोमेन को सेफ रखने के लिए एस्टेब्लिश किया गया है। अगला अपडेट भी इंडियन नेवी की तरफ से है और यहाँ पर हम 2 अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले कई दिनों से इंडियन नेवी की प्रोजेक्ट 75I को लेकर तरह तरह की खबरें सामने आ रही थी और आखिरी बार जब हमने इसके बारे में बात किया था तब ये बताया गया था कि प्रोजेक्ट 75I को लेकर फाइनल डिस्कशन किया जा रहा है। इसमें अभी 5 फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर और 2 इंडियन शिपयार्ड पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अभी इस टेंडर को लेके फाइनल रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को इशू किया जाने वाला है। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट अभी ऑलमोस्ट $7 बिलियन के आसपास होने वाली है और अभी यह रिपोर्ट के मुताबिक जल्दी इसमें सिलेक्ट किए गए कंपनियों के नाम अनाउंस किए जाने वाले हैं और उम्मीद है कि दिसंबर से पहले अनाउंसमेंट होने वाली है। दूसरे अपडेट की बात करें तो भारत और रशिया के बीच अब एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज को कंडक्ट करने का प्लान किया गया है। इस एक्सरसाइज को बाल्टिक सी में कंडक्ट किया जाएगा और इसको कंडक्ट करने के लिए वेडनेसडे को भारत और रशिया के नेवी के ऑफिसर के बीच एक मीटिंग को अरेंज किया गया था, जिसमें दोनों ही देशों के बायलैटरल कोऑपरेशन और नेवल कोऑपरेशन को बेहतर करने के बारे में डिस्कशन की गई थी। पिछली बार भारत और रशिया के बीच ऐसे एक एक्सरसाइज को इंडियन ओशन में कंडक्ट किया गया था, जिसका नाम इंदिरा 2019 था और इसमें भारत और रशिया की नेवीज के द्वारा एंटी पायरेसी ऑपरेशन को कंडक्ट किया गया था और रशिया की तरफ से बताया गया है कि भारत के लिए जो प्रोजेक्ट 11356 क्लास की फ्रिगेट को बनाया जा रहा है, उन फ्रिगेट्स की ट्रायल भी बाल्टिक सी में शुरू होने वाली है। इस तरीके की टोटल 4 फ्रिगेट को खरीदने के लिए 2018 में भारत और रशिया के बीच एक डील को साइन किया गया था, जिसमें 2 फ्रिगेट रशिया की जंतर शिपयार्ड में बनने वाले थे और 2 फ्रिगेट गोवा शिपयार्ड में बनाए जाने वाले हैं। अगला अपडेट ड्रोन्स को लेके है। जैसे कि कल मैंने आप सभी को बताया था कि भारत की तरफ से भी यूनाइटेड स्टेट से 2 प्रेडेटर ड्रोन को लीज पर लिया गया था और आगे चल के ऐसे 18 ड्रोन को लेने की बातचीत की जा रही है। इसी बीच भारत इजराइल के साथ भी अपनी हेरॉन ड्रोन को अपग्रेड करने के लिए बातचीत कर रहा है, साथ ही एडिशनल हेरॉन ड्रोन को एक्वायर करने की बातचीत भी किया जा रहा है। साथ ही यूनाइटेड स्टेट से भी अभी भारत मिनी ड्रोन्स को एक्वायर करना चाहता है, जिनको मेनली इंडो चाइना बॉर्डर में सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक हेरॉन ड्रोन के लिए जो डील को साइन किया गया था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और दिसंबर के अंदर इसको साइन कर दिया जाएगा, जबकि इसके अंदर खरीदे गए और अपग्रेड किए गए सभी हेरॉन ड्रोन को लद्दाख में तैनात किया जाएगा। इन सभी ड्रोन्स को अभी हमारे आर्म्ड फोर्सेस को दिए गए स्पेशल पावर का इस्तेमाल करके खरीदा गया है। साथ ही जो मिनी ड्रोन है उनको बैटालियन लेवल में डिप्लॉय किया जाएगा और इंडियन आर्मी के हर एक बैटालियन में ऐसे ड्रोन को तैनात किया जाएगा। इनको हमारे इन्फेंट्री यूनिट हाथ से ऑपरेट कर सकते हैं और इनको मेनली हाई अल्टीट्यूड ऑपरेशन में एक स्पेसिफिक एरिया या फिर लोकेशन के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि यूं कहे कि हमारी यूनिट्स की सिचुएशन अवेयरनेस को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अगला अपडेट भारत, चाइना और पाकिस्तान को लेके है। आप सभी को पता होगा कि भारत और चाइना के बीच अभी लद्दाख में ट्रूप्स को पीछे हटाने के लिए बातचीत किया जा रहा है, लेकिन चाइना की तरफ से जो डिमांड किया जा रहा है उसको देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा है कि भारत और चाइना के बॉर्डर में अभी इतनी जल्दी कोई डिसएंगेजमेंट शुरू हो सकती है। अभी जो कंडीशन रखे गए हैं उसके मुताबिक चाइना अभी फिंगर 4 से फिंगर 8 तक वापस जाने वाला है और बदले में भारत को रेजांगला, रेचिंगला और कैलाश रेंज से अपने ट्रूप्स को वापस लेना पड़ेगा और इसको लेके आने वाले बॉर्डर मीटिंग के दौरान बातचीत होने वाली थी। पर अभी कुछ ऐसे बातें सामने आई है जो कि भारत के लिए चिंता को बढ़ाने के साथ साथ डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को और भी ज्यादा लंबा खींचने वाला है। इसका मेन कारण ये है कि चाइना अभी डेफसैंग सेक्टर में डोमिनेटिंग पोजीशन को दोबारा ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि अगर भारत पीछे हट जाता है तो बाद में वो स्ट्रेटेजिक हाइट के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से उनको ससगम वैली तक एक शॉर्टर रूट मिलने वाली, जिनको चाइना को पाकिस्तान की तरफ से इलीगली गिफ्ट के तौर पर दे दिया गया था। लेकिन
जब तक इंडियन आर्मी दौलत बेग ओल्डी में मौजूद है तब तक यहाँ पर चाइना की पोजीशन काफी वल्नरेबल रहने वाली है। साथ ही ये दोनों ही तरफ से भारत से घिरा हुआ है। अभी चाइना ये चाहता है कि पाकिस्तान उसके तरफ से जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर एटलीस्ट कुछ हद तक कब्जा कर ले, ताकि उसकी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सेफ रहे। और ये चाइना और पाकिस्तान के बीच एक कॉमन एम है, जिस वजह से आज तक ये एक दूसरे के पिछवाड़े साफ करते आ रहे हैं। और आज तक पाकिस्तान की तरफ से जितने भी सुअर पब्लिश किए गए हैं उन सभी को चाइना की तरफ से सपोर्ट किया था, और इंटरनेशनल फोरम में भी पाकिस्तान को चाइना बचाने की कोशिश करता है। और अभी चाइना के ऐसे मोटिव सामने आने के बाद भारत और चाइना के बीच होने वाली डिसएंगेजमेंट प्रोसेस और भी ज्यादा लेंदी होने वाले, क्योंकि अभी अगर हम पीछे हट जाते हैं तो आगे चल के हम बहुत कुछ खो सकते हैं। अगला अपडेट कोस्टल सर्वेलेंस रडार को लेके है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और टर्मा के बीच अभी कोस्टल सर्वेलेंस रडार को मैन्युफैक्चर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया है। इससे पहले भी ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया था, लेकिन वो फेज 1 कॉन्ट्रैक्ट था और ये फेज 2 कॉन्ट्रैक्ट है। इसके अंदर अभी इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए कोस्टल सर्वेलेंस रडार को अलग अलग लोकेशन में इंस्टॉल किया जाएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से अपनी पूरी कोस्ट लाइन पर नजर रखने के लिए एक कोस्टल रडार की चेन को एस्टेब्लिश करने का प्लान किया गया था, और इसको 2 फेज में करने का प्लान किया गया था। पहले फेज में 46 रडार को इंस्टॉल करने का प्लान किया गया और अभी ये कंप्लीट हो चुकी है। फेज 2 के दौरान एडिशनल 38 रडार को इंस्टॉल किया जाएगा, जो कि इनके बीच मौजूद गैप्स और लूप होल को मेकअप करने वाली है। टर्मा अभी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ मिलकर अपनी रडार्स को भारत में ही बनाने वाला है, और अभी वो भारत की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम को सपोर्ट करते हुए अपने रडार्स की टेक्नोलॉजी को भी भारत के साथ शेयर करने वाले हैं। और आगे चल के इनके रडार्स की जो सर्विस होगी या फिर मेंटेनेंस इशू रहेगा उनको भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड देखने वाली है, और कुल मिलाकर आगे चल के भारत के अंदर वो टर्मा की ब्रांड पार्टनर बनने वाले हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।